हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वस्तिक शिक्षण एजुकेशन ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं कक्षा 7, विषय है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का एक चैप्टर हमने आपको समझा दिया था। इस वीडियो में हम आपको सेकेंड चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर समझाऊंगी, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। क्या नाम है उसका? तो दिल्ली सल्तनत। इस वीडियो में हम दूसरा चैप्टर समझेंगे। पहला था राजपूत युग, नए शासक और राज्य। उसमें हम हर्षवर्धन के बाद के सायंकाल को समझा दिया, उत्तर भारत के राज्य को समझा दिया, दक्षिण भारत के राज्य को भी समझा दिया था। अब हम इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर दूसरा जो है दिल्ली सल्तनत, उसके बारे में समझाएंगे। प्राचीन काल से ही दिल्ली भारतीय राजनीति के केंद्र में रही है। 12वीं शताब्दी में तोमर और चौहान राजपूत के समय में दिल्ली व्यापार वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या था? व्यापार का जो वाणिज्य था वो बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट था। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कौन सी शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई? तो 13वीं शताब्दी में 1206 में से ईस्वी से 1526 ईस्वी दौरान उत्तर भारत के लिए विशाल विस्तार का शासन करने वाले शासकों को सुल्तान और शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। क्या मैंने ऊपर बोला कि 1206 ईस्वी सन से 1526 ईस्वी के दौरान उत्तर भारत की विशाल विस्तार पर शासन करने वाले शासकों को सुल्तान और शासनकाल को दिल्ली का सल्तनत कहा जाता है। ये शासक मूलभूत रूप से तुर्क और अफगान मूल के थे। इन 350 वर्ष दौरान दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश का समावेश होता है। कौन कौन से वंश का इसमें समावेश था? तो जो गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था। ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश का समावेश होता है। दिल्ली सल्तनत के साथ हम इस पाठ में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का भी अध्ययन करेंगे, जो हम आगे देख रहे हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत के शासक, दिल्ली सल्तनत के शासक गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे? गुलाम वंश में 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली का जो गुलाम वंश था, यह 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में शाहबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के सामने निर्णायक विजय प्राप्त करके दिल्ली में सल्तनत की सत्ता की नींव डाली। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी था, उसके गुलामी के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान बना 1206 ईस्वी में। कौन से ईस्वी में दिल्ली का ये मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद गुलाम बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान बना। कौन से सन में? तो 1206 ईस्वी में। पोलो के खेल में घोड़े पर गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका गुलाम और दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो गई तो उसका गुलाम और उसका दामाद जो इल्तुतमिश थे वो गद्दी पर बैठे। नेक्स्ट है कि उसने सल्तनत सत्ता को सर्वोपरि बनाने के लिए चेहलगान, जिसको चारगान कहते हैं, चेहलगान को क्या कहते हैं? चारगान कहते हैं, उनकी स्थापना अर्थात 40 तुर्क अमीरों के दल की रचना की थी। कितने? तो 40 जो तुर्क थे उन अमीरों की दल की रचना किया था उसने राजधानी का स्थानांतरण लाहौर से दिल्ली किया था।
उसने राजधानी का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ तक का किया था, तो दिल्ली से लाहौर तक। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक स्थापक माना जाता है। अपने एक भी पुत्र को सुल्तान बनने के योग्य न समझकर इल्तुतमिश ने अपनी काबिल पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के थोड़े समय बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक थी। कौन थी? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक थी। उस समय के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज भी मानते हैं कि रजिया सुल्तान अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक काबिल और सक्षम थी। फिर भी एक महिला शासनकर्ता के रूप में मान्यता मिलना मुश्किल था। दरबारी भी उसे स्वयं स्वतंत्र शासक के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, और अमीरों की जो सत्ता लालसा और निरंतर चलने वाले विद्रोहों ने उसके शासन का अंत कर दिया। उसकी मृत्यु के बाद 6 वर्ष तक राज्य में अराजकता का माहौल रहा। अमीरों ने इल्तुतमिश के पुत्र निसारुद्दीन को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। 21 वर्ष के उसके शासनकाल के बाद उसकी मृत्यु होने से गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा। उसे चेहलगान, जिसे चारगान कहते हैं, चेहलगान दल का नाश करके स्वतंत्र शासन तंत्र पर से अमीरों के प्रभाव को कम किया। उसने राजा के पद को अधिक मजबूत बनाया। नेक्स्ट है खिलजी वंश। सारे वंश के बारे में हम एक एक करके समझा रहे हैं। यह कौन से सन से कौन से सन तक चला, तो 1290 से 1320 तक। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश के शासन की शुरुआत हुई। जलालुद्दीन के 6 वर्ष के शासन के बाद दिल्ली की गद्दी पर महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन आया। कौन आया? जब जलालुद्दीन के 6 वर्ष के शासन पूरे हो गए तो दिल्ली की राजगद्दी पर महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन आया। उसने उत्तर भारत, गुजरात और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करके साम्राज्य का विस्तार किया। दिल्ली में अस्थायी सेना की शुरुआत की। उसने सेना के घोड़ों और सैनिकों की विशिष्ट पहचान के लिए दाग और चेहरा पद्धति दाग और चेहरा पद्धति की शुरुआत की। इसके उपरांत भाव नियमन, बाजार नियंत्रण, संग्रहखोरी नियमन जैसे प्रशासनिक सुधार भी किए। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद राज्य में अराजकता का वातावरण रहा। खिलजी वंश के अंत करके दिल्ली की गद्दी से तुगलक शासन की शुरुआत करने वाला गयासुद्दीन तुगलक था। अब नेक्स्ट है तुगलक वंश। क्या है? तो तुगलक वंश यह कौन से सन तक चला, तो यह 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। यह तुगलक वंश के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रतिभाशाली सुल्तान हुआ। उसने अपने समय में कई योजनाएं लागू की, जिसमें दिल्ली के दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण, प्रतीक मुद्रा प्रयोग आदि योजनाओं का समावेश होता है। परंतु अधिकांश योजनाएं व्यवहारिकता के अभाव तथा क्रमबद्ध और योजनाबद्ध कार्यान्वयन के अभाव के कारण निष्फल गई। अतः इतिहास में ये योजनाएं तरंगी योजना के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? तो तरंगी योजना के नाम से जानी जाती है। मोहम्मद तुगलक के समय में अफ्रीकन यात्री इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आया था। मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 1398 से 99 ईस्वी में दिल्ली पर कौन आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग, जिससे सत्ता की नींव हिल गई और तुगलक सत्ता मर्यादित बनी। नेक्स्ट है सैयद वंश। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट और लास्ट है ये सैयद वंश कौन से सन तक चली, तो यह 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक।
और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। तुगलक वंश के शासन के अंत के बाद ख्रीज खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी और सैयद वंश के बाद बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। बहलोल लोदी सल्तनत की प्रथम अफगान शासक थे जो लोदी वंश के अंतिम बादशाह इब्राहिम लोदी था। 1526 में बाबर के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध की उसकी पराजय हुई और सल्तनत युग का अंत हुआ। जब पानीपत का प्रथम युद्ध चालू हुआ 1526 में तो सल्तनत युग का अंत हुआ और इसी के साथ मुगल शासन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है राज्य व्यवस्था। नेक्स्ट क्या है तो राज व्यवस्था है। राज्य व्यवस्था में ये था कि 13वीं शताब्दी की स्थापित दिल्ली सल्तनत भारत में राज्य शासन व्यवस्था की दृष्टि से वशिष्ठ थी। दिल्ली सल्तनत शासन के केंद्र में सुल्तान था। सुल्तान की सत्ता सर्वोपरि मानी जाती थी जो सर्वोच्च सेनापति, कार्यकारिणी का सर्वोच्च प्रमुख और सर्वोपरि न्यायाधीश भी था। सुल्तान की मदद करने के लिए एक मंत्रिमंडल था। क्या था? सुल्तानों की मदद करने के लिए उन्होंने एक मंत्रिमंडल स्थापित किया था और मंत्रिमंडल के मंत्रियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति सुल्तान स्वयं करता था। जो वहाँ का सुल्तान था वह मंत्रिमंडल के मंत्रियों का एवं अधिकारियों की नियुक्ति स्वयं करता था सुल्तान। सल्तनत शासन व्यवस्था केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय इस तरह 3 विभागों में विभाजित था। यानी अलग अलग विभागों में विभाजित कर दिया था, जिसमें शासन व्यवस्था का केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय। इसमें पहला है केंद्रीय शासन। यह सुल्तान के बाद मंत्रिमंडल मुख्य था। जो सुल्तान आया था उसके बाद केंद्रीय शासन में सुल्तान मंत्रिमंडल मुख्य था। सुल्तान का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। क्या कहलाता था? तो सुल्तान प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था जो प्रशासन तंत्र का प्रमुख था। इसके उपरांत मंत्रिमंडल में सैन्य विभाग, पत्राचार विभाग, धर्म विभाग, विदेश विभाग, गुप्तचर विभाग आदि विभागों का समावेश होता था। इस तरह कुछ अंश में आधुनिक मंत्रिमंडल जैसी व्यवस्था उस समय देखने को मिलती है। नेक्स्ट है प्रांतीय शासन। सल्तनत काल में प्रांत को जागीर में बांटा गया था, जिसे इक्ता कहते थे। क्या कहते थे? इक्ता का प्रमुख इक्तेदार मुक्ति कहलाता था, जो प्रांत की कार्यकारिणी और न्याय तंत्र का प्रमुख होता था। उस कार्य भू राजस्व एकत्र करना और सुल्तान की आवश्यकता अनुसार सेना उपलब्ध करना था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में केंद्रीय सेना को महत्व देते हुए इक्तेदारों पर नियंत्रण स्थापित किया था। नेक्स्ट है स्थानीय प्रशासन। प्रांत के नीचे की इकाई को जिला और तहसील में विभाजित किया जाता था। मतलब स्थानीय प्रशासन में जिस प्रांत के नीचे इकाई होती थी जिला और तहसील में विभाजित कर दिया जाता था, जिसे क्रमशः सिक और परगना कहा जाता था। जैसे हर जिले का एक परगना होता है। क्या होता है? परगना होता है। तो परगना कहा जाता था। गांव का प्रशासन मुखिया मुकद्दम करता था और पटवारी और लिपिक उसकी मदद करते थे। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के पाठ हम आगे का चैप्टर पैराग्राफ समझाएंगे। तब तक के लिए जय गायत्री।